आज हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जेनेटिक एल्गोरिथम को मैटलैब पे। जेनेटिक एल्गोरिथम एक मेटा ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम है जिसमें आफ्टर मैनी जनरेशंस हम एक ऑप्टिमाइज रिजल्ट पे पहुंचते हैं। रफली जीए के प्रोसेस को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन, फिटनेस इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, क्रॉसओवर एंड देन लास्ट में म्यूटेशन। सो हम इस कोड में हर पार्ट को, हर ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग। हमने यहाँ पे अपने कोड को स्टार्ट किया है 3 बहुत ही बेसिक कमांड्स के साथ, CLC, क्लियर एंड क्लोज ऑल। बट अगर आप मैटलैब में नए हैं तो फिर मैं आपको बता दूं कि CLC कमांड हमारा कमांड विंडो को क्लियर करता है एंड क्लियर कमांड हमारा वर्क स्पेस के वेरिएबल्स को क्लियर कर देता है। और क्लोज ऑल, इस कमांड से अगर एट प्रेजेंट हमारे कोई भी फिगर्स ओपन है मैटलैब में तो वो सारे वो क्लोज कर देगा। देन हम यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहे हैं BLDC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। BLDC मोटर का मॉडल ऑलरेडी मैंने सिमलिंक में बना करके सेव कर रखा है। इससे पहले कि हम GA को इम्प्लीमेंट करें और इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें, हम सबसे पहले अपने उस मैटलैब सिमलिंक के मॉडल को ओपन कर लेते हैं। सिमलिंक मॉडल को ओपन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा कमांड होता है, ओपन। विद इन कोट्स हमें मॉडल का नाम डालना होता है अलॉन्ग विथ फाइल एक्सटेंशन। मैंने मॉडल को BLDC मोटर के नाम से सेव कर रखा है, तो हम उसको ओपन करेंगे। .slx ये सारी सिमलिंक फाइल्स का फाइल एक्सटेंशन होता है। सारी सिमलिंक फाइल्स इसी फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं। देन हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम डेफिनेशन पे। प्रॉब्लम डेफिनेशन में हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे और उनके मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स को स्पेसिफाई करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करने के वैसे तो मैटलैब में 2-3 तरीके हैं, पर सबसे जनरलाइज तरीका है, मैं उससे डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे ये जो पार्ट है OBJ_fun, ये एक फंक्शन हैंडल क्रिएट करता है जो कि इनडायरेक्टली हमारे कंट्रोल BLDC फंक्शन को कॉल करेगा जब भी आगे मैटलैब में हम इसका यूज़ करेंगे। देन अब समझते हैं कि जो हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है उसके सारे पार्ट्स का मतलब क्या है। सबसे पहले ये जो @ का पार्ट है, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारा फंक्शन हैंडल रिटर्न करने के लिए। देन आफ्टर दैट विद इन ब्रैकेट जो लिखा हुआ है, विद इन फर्स्ट ब्रैकेट, इसमें हम सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को पास करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट कंट्रोल BLDC, इस नेम से हम अपनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइल को सेव करेंगे। इसी नेम से हमारी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइल होगी उसके अंदर हम पूरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करेंगे। वो ये पैरामीटर्स लेगा और कोई आउटपुट रिटर्न करेगा जिसका आगे हम अपने कोड पे यूज़ कर रहे होंगे। देन आफ्टर दैट जो सबसे लास्ट ब्रैकेट है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ साथ अगर कुछ और पैरामीटर्स हैं जिनकी वैल्यूज थ्रू आउट द ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो हम उनको इसके अंदर पास करते हैं, उनको इसके अंदर डिफाइन करते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरा फंक्शन है f इज इक्वल टू ax² प्लस by²। इसमें x एंड y ये दोनों मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं।
थ्रू आउट द एल्गोरिथम इनकी वैल्यूज चेंज होगी और ये इवॉल्व होकर मुझे एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देंगे, जिससे कि मेरा फिटनेस फंक्शन या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक मिनिमम वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, एक मिनिमम वैल्यू मुझे देगा। बट जो ये पैरामीटर्स हैं ए एंड बी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट द ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। सो ये सिंपली पैरामीटर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं कहलाएंगे। सो इनको अगर हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पास करना होता है तो फिर हम इनको सिर्फ इस सेकंड ब्रैकेट में मेंशन करते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनको हम दोनों ब्रैकेट्स में मेंशन करेंगे। देन इसके बाद हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। मैंने यहाँ पे अपने पैरामीटर्स के अपने पीआईडी के वेरिएबल्स के पी के आई के डी, इन तीनों को डिफाइन किया हुआ है ग्लोबली। इसका रीज़न ये है कि सिमुलिंक को रन करने के लिए मुझे इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे सिमुलिंक मॉडल के अंदर मैंने के पी के आई के डी इन तीनों गेन्स को वेरिएबल रखा हुआ है। वो मॉडल ये वैल्यू तभी एक्सट्रैक्ट कर पाएगा जब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो वर्क स्पेस में रहेंगी। बट एक्चुअली में हो ये सकता है कि अगर मैं ग्लोबली इनको डिफाइन ना करूँ, तो जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की फ़ाइल कॉल होगी तो उसके अंदर ये वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएँ। जब भी वो फ़ाइल कॉल होगी तो ये वेरिएबल्स उन वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब ये वैल्यूज़ रिटर्न होंगी तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वर्क स्पेस में नहीं रहेंगी। तो इसकी वजह से फिर सिमुलेशन रन करते समय मुझे एरर्स का सामना करना पड़ सकता है। सो इसलिए बेटर है कि मैं इनको ग्लोबली डिफाइन करूँ। ग्लोबली डिफाइन करते हुए ये जो वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, चाहे कितनी फंक्शन कॉल हो। सो इसलिए इनको ग्लोबली मैंने डिफाइन किया हुआ है। देन हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हमारे 3 वेरिएबल्स हैं इस प्रॉब्लम के अंदर। नंबर ऑफ वेरिएबल्स। देन इसके बाद हम अपनी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट्स डिफाइन करते हैं हर वेरिएबल के लिए। सो मैक्सिमम मिनिमम लिमिट्स डिफाइन करने के लिए हम एक वेक्टर में मैक्सिमम लिमिट्स डिफाइन कर देते हैं और एक वेक्टर में मिनिमम लिमिट्स डिफाइन कर देते हैं। सो के मिन, सो मैं यहाँ पे अपने तीनों वेरिएबल्स की मिनिमम लिमिट्स को 0 0 0 डिफाइन कर रहा हूँ। देन के मैक्स, मैक्सिमम लिमिट्स मैं के पी के डी की कुछ ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरा जो के पी है वो मैक्सिमम 10 तक जाएगा, मेरा के आई मैक्सिमम 500 तक जा सकता है, एंड मेरा जो के डी है डेरिवेटिव गेन, ये मैक्सिमम 1 तक ही मुझे रखना है। देन प्रॉब्लम डेफिनेशन का पार्ट पूरा हो गया। अब हम आते हैं जीए के पैरामीटर्स इनिशियलाइजेशन पे। सो जीए पैरामीटर्स में हम जेनेटिक एल्गोरिथम के जितने पैरामीटर्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करेंगे। सो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन साइज। मैं यहाँ पे 15 की पॉपुलेशन ले रहा हूँ। पॉपुलेशन साइज का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पॉपुलेशन में थ्रू आउट कितने इंडिविजुअल्स होंगे, या फिर और प्रिसाइजली कहूँ तो कितनी क्रोमोसोम स्ट्रिंग्स होंगी। सो पॉपुलेशन साइज। देन मैं डिफाइन करता हूँ मैक्सिमम इटरेशंस। मैं यहाँ पे मैक्सिमम 15 इटरेशंस ले रहा हूँ।
देन मैं डिफाइन करता हूँ नंबर ऑफ बिट्स जो कि मेरे हर वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सो जो हमारे नंबर ऑफ बिट्स होंगे जो हर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको डिसाइड करने का भी एक तरीका होता है। से फॉर एग्जांपल के पी की अगर मैं बात करूं, सो लेट सपोज कि मैं यहाँ पे उसकी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट्स डिफाइन कर रहा हूँ 0 से 10, एंड मुझे चाहिए कि डेसिमल के 2 डिजिट्स तक मुझे उसकी प्रिसाइज वैल्यू मिले। नाउ सो टोटल पॉसिबल वैल्यूज जो हो सकती हैं इस केस के लिए वो हैं 10 - 0 दैट इज 10 इंटू 2 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन, यानी कि टोटल 100 पॉसिबल आउटकम्स। नाउ मुझे अपने नंबर ऑफ बिट्स इस तरीके से चूज करने हैं कि 1000 टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ पाएँ उन बिट्स को डिकोड करने के बाद, 1000 आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी हो। सो अगर हम बात करें 2 की पावर 10, सो दैट इज 1024। सो इसके अंदर अगर हम 2 की पावर 10 लें तो उसमें 1024 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। सो इसलिए मैं इस केस के लिए 10 बिट्स ले सकता हूँ। इसके हिसाब से फिर मुझे 1000 पॉसिबल आउटकम्स मिल पाएंगे, जिससे कि मेरी वेरिएबल्स जो हैं वो अपनी पूरी प्रिसीजन के साथ एक अच्छी पॉपुलेशन इवॉल्व करके मुझे दें। बट ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था। एक्चुअली में मैं यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ लिया हूँ के पी के लिए मिनिमम मैक्सिमम 0 से 10, के आई के लिए 0 से 500, के डी के लिए 0 से 1। सो मैं यहाँ पे 4 डिजिट्स ऑफ प्रेसिजन चाहता हूँ डेसिमल के बाद। तो उसके लिए अगर आप कैलकुलेट करें तो जो बिट्स आएंगी वो हैं 20, 23 एंड देन 20। कमेंट आउट कर देते हैं नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स। देन अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल क्रोमोसोम स्ट्रिंग की लेंथ। सो दैट वुड बी सम एन बी। लेंथ ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रिंग। नाउ यहाँ पे जो ये सम फंक्शन है ये क्या करेगा कि जो हमारा ये एन बी वेक्टर है इसकी सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देगा। सो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स डिफाइन करी है 20, 23 एंड 20। सो एन टी की वैल्यू आ जाएगी 63, 20 + 23 + 20 दैट इज 63। सो मेरी हर क्रोमोसोम जो है वो 63 बिट्स की स्ट्रिंग होगी। देन आफ्टर दैट हम और पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं सिलेक्शन रेट। 0.25, then mutation rate। ये है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। और ये है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन रेट से मेरा मतलब ये है कि अगर मेरी पॉपुलेशन जो है उसमें टोटल जितनी भी बिट्स हैं, दैट इज़ कि जितनी भी पॉपुलेशन साइज़ है
और हर पॉपुलेशन के इंडिविजुअल में जितनी भी बिट्स हैं, तो टोटल जितनी बिट्स हैं उसकी कितनी परसेंट बिट्स को मैं म्यूटेट करना चाहता हूँ। फिर हम निकाल लेते हैं टोटल म्यूटेशंस। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ म्यूटेशंस निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि हमारा म्यूटेशन रेट है 0.1 का, और लेंथ ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रिंग है 63 की, और टोटल पॉपुलेशन साइज है 15 का। सो 63 इंटू 15 ये हो जाएंगी हमारी टोटल नंबर ऑफ बिट्स, और इनकी हम 10% बिट्स म्यूटेट करना चाहते हैं, यानी कि 0.1। सो ये रफली आता है 94.5। नाउ अब इसका मतलब ये है कि हम 94.5 तो नहीं, 94 बिट्स एग्जैक्टली म्यूटेट करेंगे हर इटरेशन में। सो वही वैल्यू स्टोर है यहाँ पे टोटल म्यूटेशंस में। अब यहाँ पे एक फंक्शन आता है फ्लोर फंक्शन। तो जैसा कि आपने देखा कि एंटी इंटू पॉप साइज इंटू 0.1, ये ज़रूरी नहीं है कि हमको एक इंटीजर वैल्यू दे, जबकि नंबर ऑफ म्यूटेशन हमारी इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। सो हम उसके लिए फ्लोर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्लोर फंक्शन क्या करता है कि अगर हमारा कोई भी डेसिमल वैल्यू होती है तो उसको राउंड ऑफ करके उस वैल्यू से जस्ट छोटा नियरेस्ट इंटीजर हमको दे देता है। फॉर एग्जांपल 23.5678, जब हमने इसको फ्लोर के अंदर पास किया तो हमको वैल्यू मिली 23। ठीक उसी तरह एक सील फंक्शन होता है 23.5678। ये सील फंक्शन हमको उस डेसिमल वैल्यू से जस्ट बड़ा नियरेस्ट इंटीजर दे देता है। तो फ्लोर फंक्शन हमको देता है उस डेसिमल से जस्ट छोटी वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, और सील फंक्शन हमको देता है उस डेसिमल वैल्यू से जस्ट बड़ी इंटीग्रल वैल्यू। सो यहाँ टोटल नंबर ऑफ म्यूटेशंस, तो अब हमने जीए के सारे पैरामीटर्स को इनिशियलाइज कर लिया है। अब हम शुरू करते हैं जीए का पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहला पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन। पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन। सो पॉपुलेशन इनिशियलाइज करने के लिए मैं जानता हूँ कि मेरी टोटल पॉपुलेशन साइज जो है वो है 15 की, और हर इंडिविजुअल की 63 बिट्स होंगी। टोटल स्ट्रिंग लेंथ जो है वो 63 बिट्स की है। सो मुझे एक बाइनरी मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा 15 क्रॉस 63 का, जिसमें रैंडमली 0 और 1 डिस्ट्रीब्यूट हो। इस तरीके से मेरी इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो क्रिएट होगी। सो उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले initializing binary strings of chromosome population।
initial pop is equal to round rand pop size into NT। सो यहाँ पे मैंने अपनी इनिशियल पॉपुलेशन क्रिएट कर ली है। यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, राउंड फंक्शन एंड रैंड फंक्शन। सो ये जो रैंड फंक्शन है ये हमारे जो भी हम मैट्रिक्स के डायमेंशंस को या फिर एरे के डायमेंशंस को स्पेसिफाई करेंगे उस डायमेंशन का मैट्रिक्स क्रिएट करेगा जिसमें हर वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। और राउंड फंक्शन क्या करेगा कि उन सारी वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर देगा। सो इसका मतलब जितनी वैल्यूज़ होंगी वो 0 से 1 के बीच में क्रिएट होंगी और उसके बाद उनको राउंड ऑफ करके आइदर 0 और 1 हमारे मैट्रिक्स में बचेंगे। फॉर एग्जांपल रैंड 4,4। सो ये हमारा 4x4 का मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया इसने, एक रैंडम मैट्रिक्स जिसमें हर वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट अब अगर हम इसको राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ रैंड 4,5 सॉरी 4,4। तो आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज राउंड ऑफ होके आइदर 0 या 1 ही बचा। तो इस तरीके से मेरी इनिशियल पॉपुलेशन क्रिएट हो जाएगी बाइनरी की, जिसमें हर डिजिट जो है, हर स्ट्रिंग, हर बिट जो है वो आइदर 0 होगी या फिर 1 होगी। सो अब हमने बाइनरी पॉपुलेशन तो क्रिएट कर ली है, लेकिन जब कभी भी हमको फिटनेस इवेल्युएशन करना होगा तो हमें उस बाइनरी पॉपुलेशन को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि डेसिमल वैल्यू ही हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पास करने वाले हैं। सो डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हमारी जितनी भी स्ट्रिंग है उसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, यानी कि उस स्ट्रिंग की 3 सब स्ट्रिंग्स होंगी। सो हमको हर सब स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक उस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसकी वैल्यू को डिकोड करेंगे और उसके बाद फिर लीनियर मैपिंग रूल की मदद से हम उसकी रियल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे a इज वेरिएबल representing starting point of substring, and b is variable representing the ending point of substring।